Okay, so moving ahead with question number 18th. A block of mass 10 kg in contact against the inner wall of hollow cylindrical drum of radius 1 meter. So you have a block of mass 10 kilogram, which is in contact with the inner wall of hollow cylindrical drum of radius 1 meter. So you have a hollow cylindrical drum of radius 1 meter. So you have a hollow cylindrical drum और इसका रेडियस आपको दिया हुआ है 1 मीटर का. Okay, so it is something like this, more or less like this. और इसके अगेंस्ट में, मतलब इसके वॉल पे एक ब्लॉक है, मान लेते हैं वो ब्लॉक यहाँ पे. So you have a block over here and you have this as 1 meter radius, r equal to 1 meter. Okay. The coefficient of friction between the block and the inner wall is 0.1. तो यहाँ पे जो म्यू की वैल्यू होगी, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होगा, दैट इज 0.1. तो अभी देखो कि जो फ्रिक्शन चैप्टर मैंने पहले क्यों लिया था, इट वाज बिकॉज ऑफ दैट. हम जब 12th में जाते हैं, जब रोटेशनल डायनामिक्स के क्वेश्चन पढ़ते हैं या कुछ और देखेंगे, तो उसमें हमको 11th के फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट चाहिए होते हैं. ओके, द मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी नीडेड फॉर द सिलेंडर to the block to keep the block stationary when the cylinder is vertical and rotating about its axis will be. तो ऐसा है कि जब ये सिलेंडर about its axis, रिमेंबर ये हॉलो सिलेंडर है, जब ये सिलेंडर रोटेट होगा तो ये जो ब्लॉक है ये गिरना नहीं चाहिए, ये स्टेशनरी रहना चाहिए. जब सिलेंडर रोटेट होगा तो ब्लॉक भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, ये गिरना नहीं चाहिए. इट शुड नॉट फॉल डाउन बिकॉज ऑफ mg, क्योंकि इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड्स विच इज mg. आपको पता है कि ये mg फोर्स जो है इट विल बी बैलेंस्ड बाय एन अपवर्ड फोर्स विच शुड बी फ्रिक्शन, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन ही ऐसा फोर्स है जो इसको नीचे गिरने से बचा सकता है. यू शुड नो दिस बाय नाउ, आपको पता होना चाहिए. तो दिस इज फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विच विल मेक श्योर कि ग्रेविटी डोमिनेट नहीं कर रही है, ग्रेविटी की वजह से ये नीचे नहीं गिर रहा है ब्लॉक. ओके, एंड ऑब्वियसली यू शुड नो कि नॉर्मल रिएक्शन इज ओवर हियर. तो यू शुड नो नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट. तो ये आपका नॉर्मल रिएक्शन n है, इस डायरेक्शन में n है. What I'll do is I'll show this a little small like this. तो ये नॉर्मल रिएक्शन n है. तो obviously for the block to remain stationary, weight mg must be balanced by frictional force. And you know weight mg is mu times of normal reaction. You know this already. Okay, आपको पता है, मतलब normal reaction is mg by mu, equation number 1. Also, जब ये सिलेंडर रोटेट होगा तो जो ब्लॉक है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा. मतलब क्या उसका, कि उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन इज इन द डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर. तो नॉर्मल रिएक्शन इज प्रोवाइडिंग mv square by r, equation number 2. So from 1 and 2 you can write down mg by mu equal to mv square by r. m cancel, मतलब g by mu equal to v is r omega, तो r square omega square by r ऐसा आ जाएगा, राइट. कैंसल कैंसल.
तो आपको मिल जाएगा यहाँ से ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी बाय म्यू आर, मतलब ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी बाय म्यू आर। याद रखना मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी पूछा है आपसे, एंगुलर वेलोसिटी पूछा है, लीनियर नहीं। दे आर आस्किंग यू एंगुलर नॉट लीनियर, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि बहुत सारे बुक्स में ये सेम क्वेश्चन में वी निकाल के रखा है जबकि बोला आपको ओमेगा है। तो अंडर रूट ऑफ जी, जी की वैल्यू 10 है, म्यू की वैल्यू 0.1 मतलब 10 पावर माइनस 1 है, आर की वैल्यू 1 है, तो ओमेगा आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 10 और ये 10 पावर माइनस 1 ऊपर जाके 10 पावर प्लस 2, तो ओमेगा आ जाएगा 10 रेडियन पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी, सिंपल क्वेश्चन था, राइट। 2019 में ये नीट में आया था, तो इट वाज सो सिंपल क्वेश्चन। Obviously you need to know what basic concepts of friction. Obviously you need to read the question very well, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी पूछा है, और वैसे भी देखो आप रेडियन पर सेकंड ऐसा लिखा भी है चार ऑप्शंस में। So this is how you are supposed to solve this question. Next question, question number 19. Two particles A and B are moving in uniform circular motion in concentric circles of radii RA and RB with speed VA and VB respectively. The time period, their time period of rotation is the same. The ratio of angular speed of A to that of B will be. हमारे पास दो particles है which are moving in concentric spheres, concentric circles, not spheres. तो मान लो this is one with radius RA. This is another with radius RB with concentric centers. So center दोनों का same है. So let's say radii RA and radii RB. तो ये RA है, ये RB है. With ratio time period of rotation same दिया है. So they are telling you कि time period of A equal to time period of B, right? And obviously you know what is time period. Time period is 2 pi by omega. It is 2 pi by omega. So 2 pi by omega A equal to 2 pi by omega B. This and this will cancel out, right? तो आपको रेशियो पूछा है ना, क्या पूछा है? रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ A to that of B हो गया 1. तो ओमेगा A by ओमेगा B is 1/1, 1:1. ऑप्शन नंबर A खत्म. क्या था? कुछ भी नहीं था. तो वो जो बाकी इंफॉर्मेशन है वो अननेसेसरी है ना. VA स्पीड है, VB स्पीड है, RA रेडियस है, RB रेडियस है. इट इज जस्ट टू मेक यू कंफ्यूज, नथिंग. 1:1 खत्म क्वेश्चन. 2019. This is a neat question. It is easier than CET, as you can see. Next question, again 2019. A disc of radius 2 meter and mass 100 kg rolls on a horizontal floor. Its center of mass has a speed of 20 centimeters per second. How much work is needed to stop it? तो हमने इस टाइप का या शायद यही क्वेश्चन पहले सॉल्व किया है, बट एनीवेज दैट वाज अ रैंडमली जनरेटेड क्वेश्चन सेट. ये प्रीवियस ईयर के नीट के है, तो आई विल जस्ट डू इट अगेन, नो इश्यूज. So you have a disc. You have a disc with radius 2 meter and its speed, linear speed, है ना, velocity of center of mass. तो जब ये रोल होगा, क्योंकि रोलिंग मोशन बोला है, तो रोलिंग मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन. तो सेंटर ऑफ मास का ट्रांसलेशन होता है जिसका स्पीड आपको दिया है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब 20 × 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड इन शॉर्ट. और रेडियस जो आपको दिया है वो 2 मीटर दिया है और मास 100 दिया है. हाउ मच वर्क इज नीडेड टू स्टॉप इट? मैंने पहले भी बताया था, वर्क डन विल बी इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी possessed by rolling body, and total kinetic energy is half
mv² 1 + k²/r²। अब देखो बहुत सारे बुक्स में बहुत लंबा सॉल्यूशन है, बट वी वांट टू गो फॉर द इजीएस्ट वन। मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है टोटल काइनेटिक एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, और हमको पता है कि इसका जनरल फॉर्मूला आता है हाफ mv² 1 + k²/r², और ये डिस्क है। तो फॉर अ डिस्क यू हैव k²/r² इक्वल टू हाफ। तो बाय नाउ यू शुड नो दिस, ये आपको पता होना ही चाहिए अभी। तो therefore work done W will be equal to 1/2 mv² 1 + half। ओके, तो ये 1 + half is 3/2, 3/2 और half is 3/4। तो work done will be 3/4 mv²। 3/4 m is 100 मतलब 10⁻²। v², तो v क्या है आपका 20 × 10⁻⁻2 मतलब 2 × 10⁻⁻1। तो ये आप लिखोगे 2 × 10⁻⁻1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3/4 × 10² × 4 × 10⁻⁻2। 10 + 2 - 2 4 4 कैंसिल, तो 3 जूल का टोटल वर्क डन करना पड़ेगा उस मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए, टू स्टॉप दैट, राइट। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, एंड इट इज एक्सट्रीमली सिंपल लेवल क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ओके, next question. A ladder is leaned against a smooth wall. Smooth wall मतलब वो जो वॉल है वहां फ्रिक्शन नहीं है। लीन्ड मतलब ऐसा उसको टिका के रखा है हमने, है ना, राइट। एंड इट इज अलाउड टू स्लिप ऑन अ फ्रिक्शनलेस फ्लोर, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, दोनों स्मूथ है, वॉल भी स्मूथ है, फ्लोर भी स्मूथ है, और हमने लैडर को, हमने सीढ़ी को ऐसे टिका के रखा है। तो जब फ्रिक्शन ही नहीं तो रोकेगा कौन? इट विल स्टार्ट मूविंग डाउन, इट विल स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन। ओके, विच फिगर रिप्रेजेंट्स द ट्रेस ऑफ सेंटर ऑफ मास? वेरी गुड। तो आपको पूछा है कि मान लो सेंटर ऑफ मास बॉडी का यहाँ पे है ना, यहाँ पे है, यहाँ पे है, या फिर यहाँ पे है। तो ये एरो हेड्स दिए हैं। आपको ये पूछा है कि जब मैं ड्रॉ ही कर देता हूं, क्वेश्चन सिंपल है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ। आपके पास ये एक लैडर है, so assume this is ladder that you have, उसमें let me complete this figure first. तो ऐसा है ये, so more or less like this, and you already know center of mass is a geometric point where all the mass of the body is supposed to be concentrated. मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है बॉडी का, दिस इज सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं। तो जब ये बॉडी स्लाइड होगा तो क्या होगा? स्लाइड हो रहा है वो, इट इज स्लाइडिंग डाउन, स्लाइडिंग डाउन, स्लाइडिंग डाउन। ओके, सो इट इज स्लाइडिंग डाउन। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि जब वो बॉडी स्लाइड होगा तो सेंटर ऑफ मास ऐसा जाएगा क्या, या फिर सेंटर ऑफ मास ऐसा जाएगा, या फिर सेंटर ऑफ मास डायरेक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगा, या फिर सेंटर ऑफ मास ऐसा जाएगा? तो यू शुड नो कि सेंटर ऑफ मास is a point where gravitational force acts and gravitational force is always pointing downwards. So center of mass will always move only vertically down. Okay, ये पता होना चाहिए that center of mass of any object, any object, when the object is moving downward, sliding downward, it goes like this. तो ऑप्शन नंबर सी, ये तो ओरल क्वेश्चन था, provided you know required basics.
So center of mass, when the C system moves under an external force, then the point moves in the same way as a single particle. Center of mass moves as a single particle, okay? And this point, center of mass, is moving because of gravity, and gravity is downwards, so center of mass moves downwards. So option number C. Next question 22. Wheel, ये vessel नहीं है, ये wheel है. A wheel has angular acceleration 3 radian per second square and initial angular speed omega initial 2 radian per second. In a time of 2 seconds, it has rotated through an angle of. तो 2 सेकेंड में कितना रोटेट हुआ? डू यू रिमेंबर S इक्वल टू ut plus 1/2 at square? तो you can write angular version of this. Theta equal to omega initial time plus 1/2 alpha t square. तो omega initial is 2, time is 2, half alpha is 3, time is 2 square. तो ये आ जाएगा आपका बेसिकली 4 प्लस ये 2 और ये 2 कैंसल 6, दैट इज 10 रेडियन इन टोटल. ऑप्शन नंबर बी. तो यू सी कितने इजी टाइप के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे. तो ऑब्वियसली देयर आर सम डिफिकल्ट क्वेश्चंस, देयर आर सम इजी क्वेश्चंस, so you have to be prepared for both of them. Next question, question number 23rd. This is also kind of a oral question. Okay, the direction of angular velocity vector is along tangent to the circular path, inward radius, outward radius, axis rotation. Rotational डायनामिक्स का थियरी क्लास का दूसरा लेक्चर, पहला या दूसरा, आई डोंट रिमेंबर. मैंने आपको बताया था सारे डायरेक्शन. आई टोल्ड यू कि व्हेन अ बॉडी इज रोटेटिंग, मतलब व्हेन एनी पॉइंट ऑन द बॉडी इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, तो लीनियर वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंट. तो लीनियर वेलोसिटी ऑलवेज गोज एज टेंजेंट, always goes at tangent. This is axis of rotation, and I told you कि angular displacement थीटा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के डायरेक्शन में होते हैं. सो ऑप्शन नंबर डी. खत्म. ओरल. 24th. 4 point masses each of value m are placed at the corners of a square ABCD of side L. The moment of inertia of this system about an axis passing through A and parallel to BD is. ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेवल अच्छा है इसका. तो you have a square. So just a minute. तो आपके पास एक स्क्वायर है. इस स्क्वायर के चारों वर्टेक्स पे, चारों कॉर्नर पे पॉइंट मासेस है. यू हैव पॉइंट मासेस, यू हैव m and m. लेट मी गिव इट सम नेम. मैं इसको बोल देता हूं कि ये A है, ये B है, this is C, this is D over here. Length is L, this is L, so this is L and this is L. Okay, the moment of inertia of this system about an axis passing through A and parallel to BD. ये important है, पहले क्वेश्चन समझ लो. हमारा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो A से पास हो रहा है. तो A से एक्सिस रोटेशन तो बहुत सारे ओरिएंटेशन है. ऐसा भी पास हो सकता था A से, राइट? ऐसा भी पास हो सकता था A से, राइट? पर उन्होंने क्या बोला है? द एक्सिस पासेस थ्रू A बट इज पैरेलल टू BD. तो BD, ये BD हो गया. इसको पैरेलल है, एक्सिस इज पैरेलल टू BD.
सो इट इज लाइक दिस। तो ऐसा है। तो सिस्टम जो रोटेट होगा ना हमारा, वो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट होगा, अबाउट ए, राइट, एंड पैरेलल टू BD। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड सिंपल क्वेश्चन। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास एट ए प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास एट बी प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास एट सी प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास एट डी। इसमें मास एट ए का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि वो खुद एक्सिस के ऊपर बैठा हुआ है। आपको पता है I/mr² होता है। तो मैं काम करता हूं इन जनरल, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। इन जनरल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज m इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। जब a से ही एक्सिस पास हो रहा है तो a पे जो मास है वो तो एक्सिस पे ही बैठा है, मतलब r तो 0 है, r 0 तो Ia 0 है। ओके, so Ia is 0 over here. This is something you need to understand. All right, so now what you can do is b और d की जब बात करोगे, तो b और d की जब बात करोगे, IB और ID ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, क्योंकि B और D ये एक्सिस से सेम डिस्टेंस पे, क्योंकि पैरेलल है ना। B पे जो मास है और D पे जो मास है ये इस एक्सिस से सेम डिस्टेंस पे है। लेकिन मेक नो मिस्टेक, यहाँ पे क्या गलती होती है? यहाँ पे डिस्टेंस L लेके खत्म नहीं, L नहीं, एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होता है हमको, L नहीं चलेगा। You will have to take minimum distance, मतलब you have to find this perpendicular distance. So you have to find this perpendicular distance. Okay, तो या तो फिर इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लो, जरूरत ऐसी नहीं है जरूरी कि हमको इक्वल लिखना ही है। तो यू कैन से दिस डिस्टेंस इज R1, दिस डिस्टेंस इज R2, राइट। तो आप बोल सकते हो IB इज M1 R1 स्क्वायर, ओके, M R1 स्क्वायर, करेक्ट। और आप बोल सकते हो ID इज MR2 स्क्वायर, बट देन यू कैन से सिंस R1 is equal to R2, therefore you can say IB is equal to ID, which is equal to M. This distance R1 is how much? Obviously for that you need to know, आपको ये पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए आपको? आपको ये पता होना चाहिए कि what is the length of diagonal of a square. क्यों? क्योंकि मैं इसको अगर मान लेता हूं R3, तो R1 और R2 ये R3 का हाफ है, हाफ ही है ना, इट इज हाफ ऑफ R3, यू कैन सी फ्रॉम डायग्राम। तो R1 और R2 ये R3 by हाफ है। बट व्हाट इज R3? एज यू नो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, बट R3 स्क्वायर इक्वल टू दिस साइड स्क्वायर AD स्क्वायर, मतलब मैं लिख देता हूं, बट AC स्क्वायर इज AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, but AC is R3, distance of C point from A point, R3 square, AC R3 है, AD L है, तो L square plus L square, मतलब 2 times of L square is R3 square. Therefore R3 is nothing but root 2 times of L. अभी R3 ही root 2 times of L आ गया, तो फिर you will get R1 R2 as root 2 L by 2, क्योंकि R1 R2 is R3 by 3, तो R1 R2 is R3 by 2, not by 3, R3 by 2, root 2 L by 2, that is L by root 2। हो गया आप क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि IB ID दिस इज MR1 स्क्वायर, तो ये आ गया MR1 is L by root 2 का स्क्वायर, that is ML square by 2, and IC is MR3 square, R3 is root 2L का स्क्वायर, मतलब 2L
स्क्वायर इंटू m, 2ml स्क्वायर आ जाएगा ये. Therefore, total moment of inertia will be due to first, due to second, मतलब B due to C plus due to D. So IA plus IB plus IC plus ID. Okay, equation 1, equation 2, equation number 3. This will give you, so I will do this. I will just put a box over here. IA यहाँ से मिल रहा है, IB और ID आपको यहाँ से मिल रहा है, और IC आपको यहाँ से मिल रहा है. So you are getting values from here. Okay, तो या ध्यान रखना इस पे. Don't have to make mistakes here. So 0, IA is 0, IB and ID they are same, है ना. तो ये आपके पास आ गया IB ml square by 2 plus IC is 2 ml square plus ID is again ml square by 2. ml square by 2 plus ml square by 2 is ml square, half plus half 1, और उसमें फिर 2 ऐड कर रहे हो, 2 ml square, टोटल 3. तो दिस इज 3 ml square, option number B. So this is how you are supposed to find out moment of inertia about point A and axis parallel to BD. तो सिंपल सा क्वेश्चन था. This is how you are supposed to do it. Simple, right? तो थोड़ा सा you have to start doing such things on your own now. Okay. Next question. The moment of inertia of a rod about an axis through its center and perpendicular to its length is ml square by 12. तो कंप्लीट नहीं हुआ क्वेश्चन, ठीक है. एनीवेज, तो बोलने की कोशिश ऐसी है कि आपके पास एक रॉड है. मैं एक रॉड दिखा देता हूं आपको. दिस इज अ रॉड. ओके, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड about an axis through its center and perpendicular to it, बराबर लिखा है, perpendicular to it is. तो ऐसा है, about this axis of rotation which is passing through center of mass, ये आपको पता भी है अब, it is ml square by 12. तो moment of inertia about center of mass C, IC is ml square by 12. The rod is bent in the middle so that two halves make an angle of 60 degree. Good. तो थोड़ा इसको मैं थिकनेस कम कर देता हूं. Just a minute. That's okay. Right. तो अभी ये जो रॉड था, इसको सेंटर में बेंड कर दिया. सेंटर में बेंड करने के बाद it is bent in such a way that the two halves make angle of 60 degree. तो ऐसा है more or less. It's more or less like this. Just a minute. 60 degree. तो ऐसा है, इसको बेंड कर दिया such that this angle is 60 degree now. The moment of inertia of the bent rod about the same axis would be, good question, about the same axis. थोड़ा रॉड मैंने थिक बताया है. एक्चुअली इफ यू डोंट शो दैट थिक इज आल्सो ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट. So if you are getting confused, then you should know कि you have to change the diagram. So you can change the diagram as well if you want. तो कर सकते हो change, आप कोई फर्क नहीं पड़ता है. So I'll just change it. तो ऐसा था initial case. Final case में ऐसा है. You have L by 2. You have L by 2 like this.
क्योंकि टोटल लेंथ अगर पहले केस में L था तो अब ये केस है L/2 और इतना पार्ट है L/2, ये 60 डिग्री पे है, एक्सिस जो है वो अभी भी सेम है, तो एक्सिस रोटेशन चेंज नहीं हुआ, so it is still like this. So what is the moment of inertia of the bent rod? कैसे फाइंड करोगे? Okay. तो will it be the same? That is the question here. थोड़ा लॉजिकली सोचो तो you will get your answer. It should be the same. क्यों? मैं बता देता हूँ. I will tell you, but of course you have to understand this. मैं इसको दो रॉड मानता हूँ, रॉड नंबर 1, रॉड नंबर 2. ये है यहाँ पे पहले केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास ml²/12. If you remember, moment of inertia about one end of a rod is, अगर आपको याद है तो moment of inertia of a rod about one end is, one end मतलब इस point के about one end and perpendicular to its length, I is m dash l dash square by 3. मैं डैश जानबूझ कर लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पे ml और यहाँ पे ml में कंफ्यूजन नहीं हो इसके लिए. या तो इन जनरल जब आप बोलते हो एक रॉड है, अगर वो सेंटर से रोटेट हो रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 है, तो अबाउट वन एंड ml²/3 आता है. ये हमने पहले ही प्रूव करके रखा है, थियरी में भी किया है और पिछले एग्जाम्पल्स में भी किया है. तो अब ऐसी चीजें आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू नो बाय डिफॉल्ट. नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ, अगर नहीं पता कैसे आया तो आई एम टेलिंग यू नाउ. This point is O, this point is C. This distance is h equal to L/2. Apply principle of parallel axis theorem. So I0 will be IC plus MH square. This is ml²/12 and MH is L²/4. इसको solve करके आपको ml²/3 मिलता है वो. तो you should know this by now. ये पता होना चाहिए. तो अब जब हमने एक ही रॉड को बेंड करके 60 डिग्री पे रख दिया था, तो अब ये दोनों रॉड अबाउट वन एंड रोटेट हो रहे हैं, राइट? सो नाउ आफ्टर बेंडिंग वी हैव, और वी कैन assume that we have two rods of masses, ये इंपॉर्टेंट है, masses m dash equal to m/2, क्योंकि टोटल मास अगर m था तो आधे पार्ट का m/2 और m/2 होगा, क्योंकि सेंटर से बेंड किया है, मिडल से बेंड किया है, और लेंथ भी L/2 and L/2 of masses m/2 and length L dash equal to L/2. Therefore, I total moment of inertia is equal to I1 plus I2. पहले पार्ट का दूसरे पार्ट का, लेकिन दोनों के दोनों about one end रोटेट हो रहे हैं, but both 1 and 2, both rods 1 and 2 are rotating about one end. Therefore, I1 is equal to I2 is equal to m dash L dash square by 2. M dash is m/2, L dash is L/2 का square by 2 by 3. Sorry. यहाँ पे ये by 3 आता है फॉर्मूला में, तो by 3 and by 3, right? Therefore, I total will be 2 times of
m/2 l/2 का स्क्वायर बाई 3। 2 टाइम्स क्यों लिखा? क्योंकि I1 I2 सेम है इसलिए, है ना, इसलिए मैंने 2 टाइम्स लिख दिया। अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन होता होगा तो मत लिखो फिर, अगर आपको कंफ्यूजन हो ही रहा है ना तो ऐसा कर दो फिर। तो दैट्स इट। ओके, so this is equal to m/2 l square by 4 by 3। अब तो 2 टाइम लिख ही सकते हैं ना, अब तो कंफ्यूजन खत्म हो ही गया आपका। सो इट इज 2 टाइम्स ऑफ m l square by 8 into 3, 1 जा 4 जा m l square by 12 है क्या? वही द सेम डन। तो ऐसा इसको सॉल्व करना है। दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, सो sufficient for today. We'll stop here for now.